हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस और एनसीईआरटी क्लास 6 का है। ये थर्ड चैप्टर है गवर्नमेंट। इसके पहले फर्स्ट चैप्टर है और सेकंड चैप्टर है। जहां फर्स्ट चैप्टर में डाइवर्सिटी की बात कही गई है, वहीं दूसरे चैप्टर में डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन की बात की गई है। उस चैप्टर को भी हम थोड़ा बहुत देखेंगे, लेकिन मेनली फोकस हमारा गवर्नमेंट में रहेगा। ये भी इसमें भी ज़्यादा डिटेल ऐसा कुछ दिया नहीं है, ये एक ओवरव्यू है। जैसे जैसे चैप्टर्स में हम आगे बढ़ते जाएंगे, मोर फ्लुएंट होते जाएंगे और एग्ज़ाम्स के रेलिवेंट चीज़ों को हम निकालेंगे। एक्चुअली ये आपके हेल्पफुल रहेगा यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, सीजीएल, बीपीएससी टीचर एंड ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जिसमें आपके स्टैटिक पोर्शन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं डाइवर्सिटी चैप्टर के बारे में। ये रहा फर्स्ट चैप्टर आपका डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी में क्या है कि हम और आप, चाहे हमारे आसपास की जो भी चीज़ें हैं, वो चीज़ें नहीं, जैसे लोग बाग जो भी हैं वो अलग अलग तरह के हैं। कोई एक जैसा नहीं दिखेगा। किसी का रिलीजन अलग है, किसी की बोली अलग है, किसी का रहने का तरीका अलग है, किसी का काम करने का तरीका अलग है। तो यही डाइवर्सिटी की बात इसमें करी गई है। एक्चुअली हम बात करेंगे डाइवर्सिटी इन इंडिया, उस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर डाइवर्सिटी इन इंडिया की बात की जाए तो वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस। बहुत सारे लैंग्वेजेस होते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ फूड वी ईट, जो भी हम भोजन करते हैं वो बहुत तरह के होते हैं। डिफरेंट फेस्टिवल्स होते हैं। बिहार में किसी और तरह का फेस्टिवल मनाया जाता है, यूपी में अलग सा है, महाराष्ट्र में अलग सा है। डिफरेंट रिलीजन्स, हिंदू हैं, मुस्लिम्स हैं, ईसाई हैं, क्रिश्चियंस हैं, जैनिज़्म हैं। बट एक्चुअली इफ़ यू थिंक अबाउट वी डू मैनी थिंग्स दैट आर सिमिलर एक्सेप्ट व्हाट वी डू देम इन डिफरेंट वेज़। हम लोग जो भी करते हैं वो लगभग सेम चीज़ें ही करते हैं, लेकिन वेज़ अलग है, मतलब डिफरेंट वेज़ हैं। जैसे हमने ईश्वर को याद किया तो हिंदू लोग पूजा कहते हैं, मुसलमान में वो नमाज करते हैं। अगर सिख्स की बात की जाए तो वो गुरुद्वारे में जाते हैं। अगर क्रिश्चियंस की बात की जाए तो वो जीसस को याद करते हैं। तो एक्चुअली तो वो याद तो ईश्वर को ही कर रहे हैं, लेकिन उनके तरीके अलग हैं। तो यही कह रहा है कि डाइवर्सिटी इन इंडिया में तो बहुत ही ज़्यादा है। अब बात करते हैं कि आप डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं, मतलब डाइवर्सिटी आया कैसे, हुआ कैसे। अगर हम बात करें तो इसमें दिया कि अगर एरोप्लेन्स या ट्रेन्स वगैरह का आविष्कार कितने हुआ, 200 साल पहले। उससे पहले तो हुआ नहीं था। तो उससे पहले क्या था कि जो भी पर्सन्स थे, जो भी लोग बाग थे, वो मूव कैसे करते थे, या तो पैदल जाते थे, या तो बुलोक कार्ट वगैरह से जाते थे, या तो फिर मेनली वो पैदल ही जाते थे, घोड़े की सवारी करते थे, किसी भी जानवर, ऐसे जानवर जो ज़्यादा दूरी पर चल सके उसकी सवारी करते थे। तो होता क्या था कि एक जगह से दूसरी जगह पर गए और वो क्या हुए, थक गए, तो वहाँ क्या किया, फिर वो रिज़ाइड कर गए। तो फिर वहाँ का कल्चर अपना लिया उन्होंने, वहाँ पे अपना कल्चर वहाँ छोड़ा उन्होंने। तो उससे क्या हुआ, डाइवर्सिटी एक्सपेंड हुई। जैसे अरेबियंस आए तो उन्होंने अपनी वो कल्चर अब हर जगह वो की, डाइवर्सिफाइड की। जहाँ पे चाइनीज़ गए वहाँ पे उन्होंने अपनी कल्चर कुछ एडॉप्ट की, कुछ छोड़ी। तो उससे क्या हुआ, डाइवर्सिटी क्रिएट हुआ। डाइवर्सिटी इसी वजह से क्रिएट होता है कि लोग बाग ट्रैवल करते हैं। वंस दे गॉट प्लेस पीपल स्टेड देयर, ठीक है, ऑफन फॉर ए लॉन्ग टाइम। अब थोड़े टाइम के लिए रहेंगे तो ठीक, लॉन्ग टाइम के लिए रहेंगे तो क्या होगा, वो जो होता है ना, इंटर कनेक्शन हो जाता है वहाँ के प्रिजाइडिंग में, और जो लोग बाग वहाँ गए वहाँ के प्रिजाइडिंग में। तो फिर इसी से आपका डाइवर्सिटी क्रिएट हुआ। और डाइवर्सिटी अच्छी भी है। एग्जाम्पल में यहाँ लद्दाख और केरल की बात की गई है कि लद्दाख क्या है, एक डेजर्ट प्लेस है। वहीं केरल क्या है, केरल एक ग्रीनरी, काफ़ी ज़्यादा लश ग्रीन वाला एरिया है। जहाँ लद्दाख में क्या है कि बुद्धिज़्म और मुस्लिम, मतलब इस्लाम का वहाँ पे प्रीच हुआ। जो भी तिब्बत में लोग गए या जो भी बुद्धिज़्म का एक्सपेंशन हुआ वो लद्दाख के एरिया से ही हुआ, क्योंकि लद्दाख में माउंटेन पासेस बहुत ज़्यादा थे। तो जो भी हमारे
पहले के वो यात्री थे, उनको यात्री बोला ऐसा जाता था कि वो लोग पैदल चलते चलते यात्रा करते थे और अपना प्रचार प्रसार भी करते थे और वहाँ से कुछ चीज़ें सीखते भी थे, इम्बाइब भी करते थे। तो तिब्बत में क्या हुआ कि जो भी बुद्धिज़्म एक्सपेंशन हुआ वो लद्दाख के थ्रू हुआ। और अगर केरल की बात की जाए तो जैसे वास्को डी गामा आया, या आपको पोर्तुगीज़ आए, यहाँ फिर इब्न बतूता आया, तो यहाँ पर क्या हुआ कि फिर उन्होंने अपना कल्चर एक्सपेंड किया। तो यहाँ पे बहुत सारे रिलीजन्स होते हैं, रिलीजन फॉलो किए जाते हैं, जैसे जुदाइज़म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज़म एंड बुद्धिज़्म। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस रहा है, ज्योग्राफिकल फैक्टर भी होता है और हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस भी होता है, जहाँ से वहाँ की सोशल लाइफ या डाइवर्सिटी मतलब इन्फ्लुएंसिव होती है या क्रिएट होती है। अब बात करते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी की। यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब हुआ भले ही लोग अलग अलग हैं, ठीक है, लेकिन उनमें भी क्या था, उनमें मतलब यूनिटी है। आज भी इंडिया की बात की जाए तो भले ही हम अलग अलग रिलीजियस वो मतलब रिलीजन फॉलो करते हैं, हम अलग अलग खाना पकाते या खाते हैं, हम बहुत सारी डाइवर्सिटी है, लेकिन फिर भी यूनिटी है। और इसका मेन आपको एग्ज़ाम्पल कब मिला? जब अंग्रेज़ मतलब अंग्रेज़ जब आए, ब्रिटिश रूल इंडिया, तो ब्रिटिशर्स को भगाने के लिए, आप बिलीव नहीं करेंगे कि हिंदू और मुस्लिम में जो आप आज हम सोचते हैं कि एकता नहीं है, एक्चुअली आप 1857 का जब वॉर डिटेल में पढ़िएगा तो उस समय पता चलेगा कि हिंदू ने अपना जो रिलीजियस फेथ है उसको छोड़ा। क्यों? क्योंकि वो मुस्लिम का साथ दे सके और ब्रिटिश को भगा सके। एक कारतूस की घटना थी, जब एक उसमें अफवाह फैल गई थी कि इस कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है, और ब्रिटिश जो चाहते थे वो क्या चाहते थे कि फूट पड़े, एक्चुअली में हिंदू और मुसलमानों के बीच फूट पड़े, और वो लोग दाँत से उसको जब कारतूस को खींचेंगे, दाँत से खींचना था, तो दाँत से जब खींचे तो अब हिंदू क्या है वो गाय की चर्बी नहीं खा सकता और मुसलमान जो है वो सूअर की चर्बी से अवॉइड करता है। तो ब्रिटिशर्स का ये था कि दोनों तो करेंगे नहीं और फिर इन लोगों में फूट पड़ जाएगी, लेकिन मतलब बिलीव नहीं किया जा सकता है, हिंदू और मुसलमान दोनों ने कारतूस वो हटाया और विरोध किया, और 1857 की जो क्रांति हुई थी, फर्स्ट सिपाही म्यूटिनी थी हुई, वो बहुत ही मतलब वो थी, भयंकर थी आप कह सकते हैं। किसके अगेंस्ट में? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। तो वो एक प्रूफ था कि मतलब इंडिया में डाइवर्सिटी ज़रूर है, बट उस डाइवर्सिटी में भी यूनिटी है। और जलियांवाला बाग मसाकर के बाद ये एक पोएम है जो लिखा गया था, आप इसे देख सकते हैं। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब यही हुआ कि डाइवर्सिटी होने के बाद भी इंडिया की बात की जाए तो यूनिटी ज़ोरदार है। तो अब बात करते हैं हम थोड़ा सेकंड चैप्टर की, वो है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। सी दिस इज़ द सेकंड चैप्टर विच इज़ डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। डाइवर्सिटी मतलब अभी हमने देखा कि डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है इंडिया में। अगर लैंग्वेज की बात की जाए, रिलीजियस फेथ वगैरह की बात की जाए तो, बट ये डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन एक्चुअली क्या होता है कि एक प्रिजुडाइज भी होता है। और अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया का जैसे जो हिस्ट्री रहा है वो 5000 ईयर्स का रहा है। अब इस 5000 ईयर्स में शुरू से ही 4 टाइप के वर्ण सिस्टम आपको मिलेंगे। वर्ण सिस्टम। वर्ण सिस्टम में क्या था कि जो भी पूरे जो मतलब वो थे लोग बाग थे, वो बटे थे 4 वर्णास में। कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रास। अगर इसको लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रास। तो वर्णा सिस्टम के हिसाब से क्या था कि ब्राह्मण्स जो थे वो टॉप मोस्ट पे आते थे, यानी फर्स्ट नंबर पे। उसके बाद आते थे क्षत्रिय सेकंड नंबर पर, और वैश्य थर्ड नंबर पे, और शूद्रास जो थे वो फोर्थ नंबर पे थे।
एक्चुअली ये उस समय जो था ऋग्वेद से शुरू हुआ था और ये कर्म के अकॉर्डिंग था। मतलब जैसा जो करेगा, ब्राह्मण्स जो थे वो प्रीच करते थे और गॉड्स का वो लोग ने मतलब जितने भी पूजा पाठ कह लीजिए या फिर जितना मतलब टॉप क्लास का जो वर्क था वो ब्राह्मण्स करते थे। धीरे धीरे ये बहुत ज़्यादा टिपिकल होता गया। अगर आप थोड़ा सा वेदास वो देखेंगे तो कि ऋग्वैदिक काल के बाद जब उत्तर वैदिक काल आता है तो उसमें ये थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट हो जाता है और ये बर्थ के अकॉर्डिंग ये फिक्स्ड हो जाता है कि जो ब्राह्मण्स हैं वो ब्राह्मण्स ही रहेंगे, जो क्षत्रिय हैं वो क्षत्रिय ही रहेंगे। अब ब्राह्मण्स का काम था गॉड से, वैसे तो क्षत्रिय का काम था कि लड़ाई करना या फिर एक दूसरा वर्चस्व दिखाना या फिर प्लेसेस के लिए लड़ना, ये सब काम क्षत्रिय का था। वही वैश्यों का काम था, उन लोगों का काम नॉर्मली बिजनेस का था और वो लोग बिजनेस करते थे। और शूद्रास का ये मतलब प्रिजुडाइज था कि वो लोग इस तीनों के यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के सेवा करने के लिए हैं, मतलब सर्विस करने के लिए ही शूद्रा का जन्म हुआ है। इट मीन्स कि शूद्रा जो थे वो बहुत ही नीचे पोजीशन में थे, ठीक है। तो ये मतलब शुरू से हज़ारों साल से ये सिस्टम चलता आया। तो इससे क्या हुआ कि एक प्रिजुडाइज क्रिएट हुआ कि भाई ब्राह्मण्स जो हैं वो सबको मतलब सबसे ऊपर रहेंगे। और बाद में फिर आप देखेंगे तो ब्राह्मण और क्षत्रिय के बीच भी भयंकर लड़ाई चलने लगी। किसके लिए? वर्चस्व के लिए कि हम ऊपर तो हम ऊपर। तो शुरू से ये डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। तो सबसे ज़्यादा अगर सफ़र करने की बात की जाए तो शूद्रास की हुई है सबसे ज़्यादा, उसके बाद वैश्यों की। तो शूद्रास में क्या होता है कि आप आगे में देखेंगे कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने अनटचेबल्स के लिए फ़ाइट किया था। तो इसमें क्या था कि आप बाद में धीरे धीरे क्या होते हैं ना, कास्ट सिस्टम अराइज हो जाता है। अभी तक तो ये वर्ण सिस्टम था। आप हिस्ट्री में वैसे पढ़ेंगे भी और पॉलिटी में भी है कि डिस्क्रिमिनेशन कैसे चालू हुआ। फिर इसके लिए आगे आपको मिलेगा कि गवर्नमेंट ने प्रोविजनिंग क्या की। जब कॉन्स्टिट्यूशन मेक हुआ तो फिर कुछ तो प्रोविजनिंग रखेंगे ना, जो डिस्क्रिमिनेशन ऑलरेडी हज़ारों साल से चलता आया है, इसीलिए हम इसमें पढ़ रहे हैं। तो फिर वो क्या हुआ कि कास्ट सिस्टम इमर्ज हुआ। कास्ट सिस्टम में क्या हुआ कि फिर हिंदूज़ हैं जैसे, तो हिंदूज़ में अगर वैश्यज़ हैं या शूद्रास हैं या ब्राह्मण्स हैं तो उसमें भी कास्ट अलग अलग होने लगे। मतलब एक तो वर्ना सिस्टम, उसमें से कास्ट सिस्टम, तो पूरा जो एक सोशल एंड जो आपका सोशियो एंड कल्चरल लाइफ था वो बहुत ही ज़्यादा मिक्स्ड हो गया, ठीक है। तो यही इसमें कहा गया है कि बाद में कास्ट सिस्टम की वजह से और डिस्क्रिमिनेशन हुआ। और भी होता है डिस्क्रिमिनेशन, जैसे मेल और फीमेल के बीच कि भाई फीमेल है तो बहुत ज़्यादा ये नहीं काम कर सकती है या फिर ये कमज़ोर है। इनइक्वालिटी की वजह से भी होने लगा प्रिजुडाइज या डिस्क्रिमिनेशन। जैसे कोई वेल्दी पीपल है तो वो ज़्यादा मतलब हर चीज़ का वो हकदार हुआ और जो गरीब है वो कम हकदार हुए। कुछ स्टीरियोटाइप्स जनरेट हो जाता है, ठीक है, इन सब चीज़ों की वजह से, प्रिजुडाइज की वजह से। तो इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन की हमने बात की। जैसे उसी में आपको जो अनटचेबल्स की कहानी होती है वो शुरू हो जाती है कि जो शूद्रास हैं उनको किसी पॉन्ड से पानी नहीं पीने दिया जा रहा है, उनको मतलब हर तरह से वो किया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। जैसे प्रिवेंट देम फ्रॉम टेकिंग वाटर फ्रॉम द सेम वेल और हैंड पंप। एक ही हैंड पंप से मतलब ब्राह्मण और क्षत्रिय वैश्य तो पी सकते हैं बट शूद्रास नहीं पी सकते हैं, उनको अनटचेबल मानने लगा। क्योंकि ये माना गया कि वे जो हैं सबसे निचले तबके के लोग हैं और सबसे जो जितने भी मतलब गलत तो नहीं, मतलब जितना भी इन्फीरियर काम है वो करेंगे, शूद्रास करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप का एक स्टीरियोटाइप जनरेट हो गया और इसी वजह से आप देखेंगे कि B.R. अम्बेडकर के मतलब उन्होंने इस डिस्क्रिमिनेशन के ख़िलाफ़ जो है वो एक तरह से रिवॉल्यूशन किया। और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फादर कहे जाते हैं, उन्होंने
बड़ा स्टेप लिया इस डिस्क्रिमिनेशन को कम करने के लिए। तो बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन, जैसे मंदिर में अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है, जिस गांव से अनटचेबल्स निकल रहे हैं उस गांव को पूरा धोया जाता था, कुछ इस टाइप का कहानी थी। तो इनइक्वलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन की बात हो गई। इसमें B.R. अम्बेडकर का बहुत बड़ा रोल है उसको कम करने या हटाने के लिए। अभी भी जो आप देखते हैं SC ST शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अब देखिए ट्राइब्स में भी बहुत सारा हुआ है डिस्क्रिमिनेशन। शेड्यूल्ड कास्ट तो आपके वही हुए हैं, SC आपको जो शूद्राज हैं, OBC वगैरह हैं वो आपको वैश्य में आते हैं, और जो जनरल कैटेगरी आती है वो आपको आती है जितने ब्राह्मण और क्षत्रियज हैं या फिर कुछ और भी कास्टेज हैं। तो ये जितना प्रोविजनिंग देखते हैं वो सब इसी डिस्क्रिमिनेशन की वजह से है, नहीं तो फिर गवर्नमेंट को कोई ज़रूरत नहीं थी कि हाँ आप मतलब किसी के लिए रिजर्वेशन लेके आओ, किसी के लिए आप रिजर्वेशन लेके नहीं आ रहे हो, जनरल कैटेगरी में ले आ रहे हो। तो B.R. अम्बेडकर वो पर्सन हैं जिन्होंने खुद भी इस डिस्क्रिमिनेशन को फील किया है। उनको मंदिर से जाने में रोका गया है। वो मैहर कम्युनिटी के थे, तो वो जब कोरेगांव ईस्ट जा रहे थे, कोरेगांव जाने में उनको परेशान किया गया। मतलब जहाँ जैसे ही पता चलता है कि वो मैहर कम्युनिटी की है तो उनको वो सारी सुविधा नहीं दी जा रही थी, तो फिर वो इस चीज़ को अपोज़ करते हैं एक्चुअली। और बाद में वो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी प्रोविजनिंग भी होती है। स्ट्राइविंग फॉर इक्वलिटी के लिए मतलब फ़ाइट करना पड़ा है। एक्चुअली इक्वलिटी मिली नहीं है, इक्वलिटी के लिए फ़ाइट करना पड़ा है। अभी अगर बात करें आगे वाले चैप्टर में, आप देखिएगा कि वीमेन को कैसे मिला वोटिंग पावर, तो वो भी एक इक्वलिटी का प्रोविजनिंग था। जैसे ही आप आगे जैसे ही देखिएगा तो फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वहाँ पर भी इक्वलिटी की बात की गई है। ये सब क्यों आया है, ये सब का बेस ही है ये डिस्क्रिमिनेशन। और ये चैप्टर को पढ़ाने का या रखने का मेन फोकस यही है कि आप ये समझें कि जो भी प्रोविजनिंग्स की गई कॉन्स्टिट्यूशन में तो आखिर क्यों की गई, गवर्नमेंट ने ऐसे स्टेप्स लिए तो क्यों लिए। सो ये था सेकंड चैप्टर आपका डिस्क्रिमिनेशन के बारे में। अब चलते हैं हम अपने गवर्नमेंट के चैप्टर में, मतलब चैप्टर नंबर 3। सो ये है हमारा चैप्टर गवर्नमेंट, और एक्चुअली यही आपका मेन चैप्टर है। वो सब तो एक तरह से एक बैकग्राउंड था कि गवर्नमेंट आखिर करते क्या है और गवर्नमेंट क्यों करता है एक्चुअली। तो गवर्नमेंट होता क्या है, तो आप इतना समझिए कि द वन हु गवर्न्स, जो गवर्न करता है वो गवर्नमेंट है। अब आप इसको ऐसे भी एग्जांपल ले सकते हैं कि आपकी फैमिली में जो हेड ऑफ़ योर फैमिली है वो आपके घर का मतलब गवर्नमेंट है, आप ये कह सकते हो। तो इसी तरह हर एक देश के लिए एक गवर्नमेंट की नीड होती है जो कुछ डिसीज़न ले सके, सब अच्छे हैं कि नहीं, मेरे कंट्री के सारे पीपल, कहीं डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रहा है, कहीं अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी तो नहीं है जो लैगिंग है, मेरे कंट्री पे किसी और ने वॉर तो नहीं कर दिया, किसी और ने ऐसा होता है कि युद्ध छिड़ जाता है, पड़ोसी देश ने हमला कर दिया, कुछ भी। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, गवर्नमेंट करती हैं कि भाई सब चीज़ें व्यवस्थित रूप से चले। व्यवस्थित रूप से चलने के लिए क्या होता है कि एक गवर्नमेंट का नीड ज़रूर होता है। अगर गवर्नमेंट नहीं रहे तो उस देश में क्या होगा ना, अराजकता फैल जाएगी। अराजकता फैल जाएगी मतलब जिसको जो मन आएगा करेगा, बंदूक उठाया किसी को मार दिया, मन किया तो प्राइस अगर आलू प्याज का ही है तो मन किया तो 1000 रुपये किलो कर दिया। क्यों? क्योंकि अराजकता फैली हुई है, जिसको जो मन आ रहा है वो कर रहा है। कुछ तो रेगुलेशन चाहिए, कुछ तो रेगुलेटेड बॉडी चाहिए ना, जो जिस चीज़ का उचित मूल्य है वही रखो भाई, फेयर प्राइस रखो। अब ये लगे पड़े हो कि हाँ आपको मोनोपोली है, आपकी प्याज के को कलेक्ट किए ही जा रहे हो, काला बाजारी किए ही जा रहे हो और मालूम चला कि आप 500 रुपये किलो बेच रहे हो, उससे आप पूरे धनवान हो गए और बाकी मतलब बाकी जो आपकी जनता है वो क्या कि गरीबी से या फिर
फूड अवेलेबिलिटी नहीं है, इसकी वजह से वो बेहाल हो रही है। तो इन सब चीज़ों को अराजकता ना फैले तो किसी भी कंट्री में एक गवर्नमेंट चाहिए, इधर वो मोनार्की हो या फिर वो डेमोक्रेसी हो। दो टाइप के गवर्नमेंट्स होते हैं। ये देखिए आप, गवर्नमेंट्स क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं। किसी देश में मोनार्की होती है, मोनार्की मतलब राजा ही राजा चलाया जा रहा है, ठीक है। और दूसरी होती है डेमोक्रेसी। मोनार्की मतलब हुआ कि जो उसके हेड होंगे वो किंग होंगे, ठीक है। जैसे पहले होता था, इंडिया में भी था कि पहले हेड जो होते थे वो किंग होते हैं। डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी आपको 200-250 साल से मतलब फेमस है या फिर रनिंग में है। उससे पहले तो मोनार्की ही थी हर जगह, और अभी भी बहुत सारे देशों में मोनार्की ही है। तो एक तो आपका मोनार्की हो गया और दूसरा आपका डेमोक्रेसी होता है। डेमोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। बहुत अच्छा लाइन है, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। मतलब जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन करना क्या कहलाता है, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में क्या होता है, गवर्नमेंट होती है, लेकिन गवर्नमेंट को पावर कौन देता है, गवर्नमेंट को पावर पीपल से मिलता है। और पीपल कैसे पावर देते हैं, तो पीपल इलेक्शन के थ्रू पावर देते हैं। समझ में आ रहा है, पॉइंट क्लियर हो रहा है। तो पीपल जो पावर देते हैं वो इलेक्शन के थ्रू देते हैं। अगर इलेक्शन की बात की जाए और आपको डेमोक्रेसी की भी बात की जाए, तो जो उसके हेड होते हैं, डेमोक्रेसी बात करें डेमोक्रेसी भी की, तो इसमें भी दो तरह के गवर्नमेंट्स होते हैं। अगर अलग अलग कंट्रीज़ की बात की जाए, एक तो एक हेड होता है प्रेसिडेंट, किसी देश का जो है वो राष्ट्राध्यक्ष जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। वहीं किसी किसी देश के क्या होते हैं, जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, या फिर ज्वाइंटली चलता है। तो ये दोनों टाइप के होते हैं। प्रेसिडेंट का एग्जांपल लिया जाए तो जैसे यूएसए में क्या है, जो उसका चीफ है वो प्रेसिडेंट है। तो यूएसए क्या है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। वही इंडिया की बात की जाए तो यहाँ प्राइम मिनिस्टर जो है वो मेन हो जाते हैं, और प्रेसिडेंट जो होता है वो नॉमिनल होते हैं, मतलब रहते तो हैं लेकिन नॉमिनल होते हैं। मेन जो काम करते हैं वो आपके प्रेसिडेंट करते हैं। तो इंडिया की बात की जाए तो इंडिया की डेमोक्रेसी प्रेसिडेंशियल फॉर्म में है। और इंडिया की अगर बात की जाए तो यहाँ 3 लेवल हैं गवर्नमेंट्स के। कैसे, आप ये समझिए 3 लेवल्स कैसे हैं। फर्स्ट तो हुआ कंट्री लेवल पे या नेशन लेवल पे, जहाँ पर आपको हेड तो है प्रेसिडेंट वैसे, लेकिन वो नाम मात्र के हैं। मेन जो आपके राष्ट्राध्यक्ष हैं, जो वास्तविक आपकी कार्यपालिका है, वो आगे देखिएगा, जो मेन एग्जीक्यूटिव है वो प्राइम मिनिस्टर हैं। तो एक तो कंट्री लेवल पे कौन हुआ आपको, पूरे नेशन लेवल पे वो हुए पीएम। सेकेंड लेवल पे आपके आते हैं स्टेट्स, स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट जैसे आपको पता है कि 28 स्टेट्स है और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। तो 28 स्टेट्स के लिए क्या है, सभी स्टेट्स के लिए सीएम है, और जो 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं वहाँ के लिए आपको आईएस जो है वो होते हैं वहाँ के हेड। तो इसके लिए आपको सीएम होते हैं। और यूनियन टेरिटरीज़ की बात की जाए तो ओवरऑल तो प्रेसिडेंट हेड होते हैं, लेकिन वो एक एडमिनिस्ट्रेटर प्रोवाइड करते हैं जो कि यूटीज़ की या तो आप कह देख रेख या तो कह लीजिए आप गवर्नमेंट का संचालन। तो ये आपका स्टेट लेवल पे होता है और यूनियन टेरिटरी लेवल पे होता है। जैसे ये मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश में क्या है कि स्टेट होगा, स्टेट कह रहे हैं सॉरी, वहाँ का एक सीएम होगा। अगर यूनियन टेरिटरी की बात की जाए तो वहाँ एक एडमिनिस्ट्रेटर होगा, जैसे अंडमान एंड निकोबार। अब बात करते हैं थर्ड लेवल पे। थर्ड लेवल होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल, या आप कह सकते हैं कि पंचायत लेवल भी आप कह सकते हैं, कि फिर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का भी अलग अलग होता है, वो हम आगे समझेंगे। बट अभी आप ये समझिए कि 3 लेवल पे गवर्नमेंट होते हैं, एक तो कंट्री लेवल पे, दूसरा स्टेट लेवल पे और तीसरा लोकल लेवल पे। तो ये आपका होता है इंडिया का स्ट्रक्चर।
इंडिया में कुछ ऐसे ही गवर्नमेंट्स वर्क करती हैं। अब गवर्नमेंट का मेन काम क्या होता है? गवर्नमेंट ऑल्सो हैव द जॉब टू प्रोटेक्टिंग द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री की बाउंड्री को प्रोटेक्ट करना। आपने सुना होगा कि रक्षा मंत्रालय, तो रक्षा मंत्रालय गवर्नमेंट के वो है सेंट्रल गवर्नमेंट में, भाई कि हमारे देश में किसी और ने आक्रमण तो नहीं कर दिया, वॉर की स्थिति तो नहीं है, पीसफुल रिलेशन विथ अदर कंट्रीज़, आसपास के देशों के साथ हमारी पीसफुल रिलेशन है कि नहीं है। इंटरनेशनल रिलेशंस चैप्टर भी है, सब्जेक्ट भी है PSIR। तो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट ऑल इट्स सिटीजन्स हैव इनफ टू ईट, फूड सिक्योरिटी वेरी इंपॉर्टेंट। फूड सिक्योरिटी होनी चाहिए, मतलब हमारी अगर देश की जो भी पीपल है वो 140 करोड़ पीपल्स हैं, तो उनको खाने के लिए प्रॉपर मतलब फूड्स अवेलेबल है कि नहीं, अफोर्डेबल है कि नहीं, एक्सेसिबल है कि नहीं, इसके लिए मेन आपको क्या काम करता है? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसीलिए वो गवर्नमेंट के अंडर में है। हैव गुड हेल्थ फैसिलिटीज़, आपको हेल्थ फैसिलिटीज़ बढ़िया मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि मतलब डेथ रेट बहुत ज़्यादा है, बर्थ रेट तो हो ही और डेथ रेट भी ज़्यादा हो, जैसे कई सारी कंट्रीज़ में है। जैसे कीनिया का एग्जांपल हम लोगों ने पढ़ा था, पिछले चैप्टर्स में देखा था, ज्योग्राफी वाले चैप्टर में, कि कीनिया में क्या है कि डेथ रेट बहुत ज़्यादा है। मतलब उसमें क्या, मेडिकल फैसिलिटी अच्छी नहीं है, तभी तो डेथ रेट इतनी ज़्यादा है। तो डेथ रेट ज़्यादा नहीं हो उसको भी इंश्योर कौन करता है? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को बहुत सारे काम है, ये सब काम गवर्नमेंट का है। कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर आ गया, सुनामी आ गई, अर्थक्वेक आ गया, तो रिलीफ कौन देगा? आप मतलब आपकी फैमिली है, आपकी फैमिली सर्वाइव कर रही है, भगवान ना करे सर्वाइव करे, लेकिन कर रही है, तो कौन करेगा? वो हाँ, वहाँ पर गवर्नमेंट खड़ी होगी कि भाई ठीक है, इसको जस्ट रिलीफ दो, पैसों से या फिर खाने पीने से या फिर रहने के लिए। तो ये सब के लिए आपको गवर्नमेंट आती है एड एंड असिस्टेंट प्रोवाइड करने के लिए। जस्टिस एक बहुत बड़ा पार्ट है गवर्नमेंट का। अगर किसी लोगों के बीच या स्टेट के बीच या मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच डिस्प्यूट कोई चीज़ का अराइज होता हो, तो उसको सॉल्व कौन करेगा? गवर्नमेंट। डिस्प्यूट किसी चीज़ के लिए भी हो सकता है, रिवर डिस्प्यूट होता है, आपको किसी मतलब टैक्स डिस्प्यूट्स होते हैं, बहुत सारे डिस्प्यूट किसी चीज़ के लिए भी हो जाते हैं। तो उसके लिए कौन कौन उसको सॉल्व करेगा? तो गवर्नमेंट करेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो ये इंडिया का सिनेरियो था कि यहाँ 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, लॉज एंड द गवर्नमेंट। मोनार्की मैंने बता दिया कि मोनार्की कैसा होता है। अब बात करते हैं थोड़ा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स की। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स अभी जो मॉडर्न वर्ल्ड चल रहा है उसमें फेमस है कि डेमोक्रेसी आई और पूरे दुनिया में तूफान ला दी। मतलब इससे पहले नहीं था, डेमोक्रेसी नहीं थी 200-250 साल पहले। तो इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी। आपको पता है कि पूरे मतलब विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है तो वो भारत है। क्यों? क्योंकि इसकी आबादी बहुत ज़्यादा है, चाइना की ज़्यादा है, लेकिन वहाँ लोकतंत्र नहीं है। वहाँ के जो हेड हैं वो प्रेसिडेंट हैं और वहाँ मोनार्की टाइप का स्ट्रक्चर है, वहाँ इतना फ्रीडम नहीं है। डेमोक्रेसी मीन्स फ्रीडम, आप ये कह सकते हो। तो इंडिया का जो लोकतंत्र है वो सबसे बड़ा लोकतंत्र है। दिस अचीवमेंट इज़ द रिज़ल्ट ऑफ लॉन्ग एंड इवेंटफुल स्ट्रगल ऑफ द इंडियन पीपल। आपको पता है कि अंग्रेज़ों से हमने आज़ादी पाई और डेमोक्रेसी गेट करने के लिए इतना आसान नहीं था। हमने स्ट्रगल किया है बहुत ज़्यादा डेमोक्रेसी को लेने के लिए, ताकि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकें, हम अपनी चीज़ों को अपना सकें, ना कि हमने अंग्रेज़ों की चीज़ें अपनाएं। बहुत सारे जो लॉज थे, मतलब हर एक कुछ वहाँ ब्रिटेन से रेगुलेट होता था। तो इस सब चीज़ों के पाने के लिए हम लोगों को पता है कितनी आज़ादी की लड़ाइयाँ लड़ी हैं। उस चीज़ का आप मॉडर्न इंडिया जब देखोगे, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे, तो उसमें फिर वो सब चीज़ें क्लियर होंगी। तो डेमोक्रेसी क्या है, वो बहुत ही स्ट्रगल्ड रिज़ल्ट है, ऐसा नहीं है कि आसानी है।
एक सिंपल सी बात की जा रही है कि वीमेन को वोट्स मिलने का अधिकार कब मिला, और एक वर्ड होता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। ये क्या होता है? एक्चुअली क्या है कि वोट देना, जैसे ये तो समझ में आया कि ठीक है आप गवर्नमेंट्स को इलेक्ट करोगे, इलेक्शन के थ्रू आपने गवर्नमेंट इलेक्ट किया, इसको डेमोक्रेसी कहते हैं। लेकिन इलेक्शन कैसे होगा? तो वोट देने से। अब राइट टू वोट मतलब वोटिंग का जो राइट है वो किसको है? क्या वो रिच और पुअर के बेस पे है? जैसे हम रिच हैं तो हम वोट दे सकते हैं, जो पुअर है वो वोट नहीं दे सकता है। या फिर ऐसा है कि मतलब हम पढ़े लिखे हैं तो हम वोट दे सकते हैं, जो पढ़ा लिखा नहीं है वो नहीं दे सकता है। मेन कैन वोट, वीमेन कांट वोट। तो क्या मतलब इसका क्राइटेरिया क्या था कि आप वोट कैसे कर सकते हो? तो मेनली क्या था कि इसमें डिस्क्रिमिनेशन था, जिसकी वजह से वो फुल डेमोक्रेसी नहीं थी। बट आपको बताएं कि इंडिया वो फर्स्ट कंट्री है जिसने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी अपनाया। मतलब हर एक सिटीज़न जो 18+ है और फिज़िकली तो नहीं, मेंटली साउंड है, तो वो वोट दे सकता है। ठीक है। और वीमेंस को जो राइट मिला वो मतलब वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी सफ़रेज के लिए इसको फाइट करना पड़ा था। ऑल ओवर यूरोप एंड USA वीमेन एंड द पावर हैव टू फाइट फॉर पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट। मतलब वहाँ पर भी इन लोगों को सफ़रेज के लिए या वोटिंग के लिए फ़ाइट करना पड़ा था। अगर बात करें तो ड्यूरिंग द वॉर मैनी मेन वर अवे फाइटिंग बिकॉज ऑफ दिस वीमेन कॉल्ड अपॉन टू डू वर्क डिमांडेड द राइट टू फॉर ऑल वोमेन। मतलब आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद आपको इसमें वोटिंग राइट्स मिली थी। आप इसमें डिटेल चले जाना, जो जिस्ट है मैं बता दे रही हूँ। आपको क्या करना है कि इस चैप्टर को पढ़ लेना है। अगर आप डिटेल में समझना चाह रहे हो ना, तो मैंने जिस्ट बता रखा है कि एक्चुअली कि वीमेन को भी वोट के लिए फ़ाइट करना पड़ा, इवन इन द वेस्टर्न कंट्रीज़ ऑल्सो। सो इट्स ऑल अबाउट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड चैप्टर, मेनली डाइवर्सिटी एंड डाइवर्सिफिकेशन एंड गवर्नमेंट। ये था आपका एक तरह से इंफॉर्मेटिव था, इंट्रोडक्टरी भी था, और फिर धीरे धीरे हम इस चैप्टर्स को बढ़ाएंगे। सो इट्स ऑल अबाउट आवर फर्स्ट क्लास फॉर पॉलिटी। थैंक यू गाइस। अगर पसंद आया वीडियो तो लाइक एंड कमेंट करें, शेयर करें, और अगर लगता है कि कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट करनी है तो आप अपने वैल्यूएबल फीडबैक्स भी दे सकते हैं। हमें बहुत अच्छा लगेगा और उसको हम लोग अपनाएंगे भी। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।